Hello dear students, hope that you will be feeling fine today. आज का जो हमारा टॉपिक इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 का जो आज का हमारा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो बी अटेंटिव, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर कैपिटल एम एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर। ओके, नाउ suppose that we have a solenoid, okay, having n number of turns per unit length and current I flowing through it, ठीक है, इसमें current I flowing through it, and then it will produce a magnetic field B naught, which is equal to, you already know, mu naught, where mu naught is the permeability of the free space, and Ni. दिस ये जो हमारा फील्ड है इसको हम कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग। इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। नाउ मटेरियल्स को क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफाई जैसे हम आगे पढ़ोगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक वगैरह, तो पहले हमें कुछ पैरामीटर, कुछ डेफिनेशन बनाने, उनके बेसिस पे फिर हम उनको डिफाइन करेंगे। जैसे आप एग्जाम जब देते हो उसमें क्या होता है, 33% वाले को हम पहले हम कैटेगरी बनाते हैं, उसकी डिफाइन करते हैं, 33% लेस देन 50 अप टू 60 75 और उससे ज़्यादा, तो 33% वाले को हम उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, बिलो दैट उनको फेल कहते हैं। अबव लेस देन 50 अबव देन 33 उनको हम थर्ड डिवीजन कहते हैं, ठीक। इसी तरह से सेकंड डिवीजन, इसी तरह से, तो एक कैटेगराइज। तो उस चूंकि मटेरियल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कैटेगराइज करने के लिए क्या वो पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, उनको ये क्लासिफाई करने के लिए, कैटेगरीज बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ, पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे या पैरामीटर्स बनाएंगे, उनकी बेसिस पे फिर हम उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। उसमें से जो पहली टर्म आती है मैग्नेटाइजेशन, वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक सॉरी ये माइक गई थी तो आवाज का ख्याल रखना, ठीक है। So it is defined as the magnetization vector M. It is defined as the magnetic movement, net magnetic moment of the material per unit volume. That is capital M net magnetic moment small m divided by volume. इसको हमने लिख के रखा, तो यहां से हम पहले बताएंगे। अब देखिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो किसी चीज को मैग्नेटाइज करेगा। अब हम इसमें, ये जो सोलेनॉइड है, इसमें हमने एक मटेरियल डाल दिया, ठीक, इसमें हमने एक मटेरियल को डाल दिया, ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको पता है जो मटेरियल कंपाउंड मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये ऐसे सर्कुलेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा तो करंट इसमें जा रही है। अब इस एरिया का लूप होगा, ठीक, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा करता है, ठीक, बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जब ये पैदा करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब होता क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट असल में इसने एक छोटा सा मैग्नेट बनाया जिसका नॉर्थ साउथ है, तो ये छोटा सा मैग्नेट है। अब मटेरियल्स में बहुत सारे होते हैं ये मैग्नेट्स, ठीक है ना, तो हर एक की अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे लिखते हैं, एक की आई ए, तो अगर एन पर यूनिट लेंगे एन आई ए, ठीक है, करंट इनटू एरिया, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। अब मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है नॉर्थ साउथ, तो वो किस डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ होती है। अब मटेरियल्स में बहुत सारे ये होते हैं, तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट को इतना नहीं दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं एरो। मटेरियल में बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, तो ये मिसाल के तौर पर एक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे डायपोल तो होंगे ही होंगे,
कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, यानी छोटे छोटे मैग्नेट यानी जो सर्कुलेट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आयरन पीस है, इसमें ये डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। अब डाइपोल्स हैं तो लेकिन ये अलाइन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इनको वेक्टोरियली, इनका चूंकि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो ये कोई मैग्नेटाइजेशन वगैरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी, ठीक। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल को हमने, समझो आयरन है, इसमें डाल दिया। अब क्या करेगा अब ये जो करंट है इसकी वजह से ये जो आयरन पीस डाल दिया हमने इसमें, समझो, तो इसमें ये जो करंट्स है, जैसे ये ले लो, ये मटेरियल का, ये इसकी सरफेस एरिया ए है मिसाल के तौर पर, मतलब ये यहाँ कैपिटल ए, छोटे का समझो इसका ए है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे करंट्स बनाएंगे, क्यों, करंट्स तो है ही, लेकिन वो इनको क्या करेगा, अलाइन करेगा इनको। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है इनको सभी को नहीं, मतलब कुछ अलाइन होंगे, बहुत सारे अलाइन होंगे, बहुत सारे नहीं भी अलाइन होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो ये है हमने इसकी वजह से B0 मैग्नेटाइजिंग, जिसका काम है मैग्नेटाइज करना। तो यहाँ कुछ अलाइन होंगे, तो कुछ अलाइन होंगे, कुछ सीधे अलाइन होंगे, कुछ थोड़ा अलाइन टर्न होंगे, सभी तो नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने एक आदमी को भेजा, यहाँ 50 आदमी, मैंने उनको बोला भाई इनको धक्का दे दो, तो सभी को धक्का नहीं लगेगा, कुछ को लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, ठीक है ना बात समझ। कुछ को आधा आधा पुश लगेगा, किसी को काम लगेगा। तो इस तरह से ये टर्न होंगे, कुछ कम टर्न होंगे, कुछ ज़्यादा टर्न होंगे। फिर जब इनका वेक्टर सम हम देखेंगे तो वेक्टर सम वो हमें नेट मैग्नेटाइजेशन देता है, ठीक, बात समझ में आई। तो कुछ मैग्नेटिक पहले तो कैंसिल हो रहे थे, जब हमने इसमें डाला तो कुछ मैग्नेटाइजेशन आ गई। अगर हम इसका अब यूनिट वॉल्यूम लेंगे, उसमें जो वेक्टर ऐड करके इनका जो अलाइन हो गए, वेक्टर जो इनकी डाइपोल मूवमेंट्स को ऐड करेंगे, कुछ वेक्टर सम देगा, वही पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक, बात समझ में आई। तो वो किस वजह से पैदा होती है, जे जो सरफेस पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो अलाइंस हो गए अब इनकी डाइपोल मूवमेंट्स बहुत सारों की, तो नेट जो करंट आती है उसको कहते हैं सरफेस करंट IM। तो उसी सरफेस करंट की वजह से इसमें क्या आती है, मैग्नेटाइजेशन M, दैट इज द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, याद समझ में आई। तो ये हो गया। अब इसका यूनिट आपको पता ही है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो पहले अब और दिखाएंगे। अब देखिए यहां पर, अब ये जो मैग्नेटाइजेशन आ गई, इसकी वजह से इसमें फील्ड डेवलप हुआ। मैग्नेटाइजेशन वजह से जो मैग्नेटाइजेशन इसकी हुई, इसकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी, यानी इसके डाइपोल्स हैं वो अलाइन हो गए। किस वजह से, जो करंट आई थी उसने इसके सरफेस पे सरफेस करंट बनाया IM, ठीक है ना, उसकी वजह से डाइपोल अलाइन हो गए। तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हुआ, उसको BM लिखते हैं। वो किसके बराबर होगा, वो होगा वही जो सोलेनोइड का होता है, लेकिन यहां पर करंट आई नहीं है, करंट कौन सी है, IM, जो सरफेस करंट पैदा होती है, दैट इज μ0 IM, μ0 N IM, ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट हमें ऑल्सो पता है कि डाइपोल मूवमेंट जो होती है, डाइपोल मूवमेंट स्मॉल m, वो होती है लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी मैग्नेट की लेंथ, इनटू पोल स्ट्रेंथ, क्यों m से लिखता हूं मैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सो पोल स्ट्रेंथ ये हो गई लेंथ इनटू दिस, ठीक है ना। तो जब इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा, मैग्नेटाइजेशन। तो वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे V, अब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया लेंथ इनटू एरिया। सपोज इसका एरिया जो हमने मटेरियल डाला इसमें, उसका एरिया A है, तो वॉल्यूम क्या आएगा 2L लेंथ इनटू एरिया। तो जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2L कट हो जाएगा, A बचेगा, सो मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू Q by M, Q by E. So we have another definition of this magnetization capital M का, the pole strength per unit area of the material, ठीक है, pole strength per unit area of the material। अब इसका यूनिट SI यूनिट, नाउ SI यूनिट, SI यूनिट इसका क्या है, देखिए यहां से अगर हम देखेंगे इसका है करंट का है एम्पियर और इसका है पर यूनिट लेंगे, सो एम्पियर पर मीटर। तो डायमेंशंस क्या आएंगी, पर मीटर दैट इज L-1 करंट, ये इसकी डायमेंशन है। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक बात समझ में आई। तो इसको हम, ये भी मैंने बताया, इस इक्वेशन को हम यहां कट करते हैं, ये हम लिखेंगे, देखिए BM को इस तरह भी लिखेंगे, μ0, ये क्या है आपका M वेक्टर, ठीक है।
नाउ अब व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो हो गया जो हमने सॉलिनॉइड लगाया उसका B0, और जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये M, ठीक है ना। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड दैट इज टोटल मैग्नेटिक, इसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी BM B नॉट प्लस BM, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिखो, इसको इक्वेशन 2 लिखो, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ठीक है। तो चूंकि ये सोलेनोइड है B नॉट, what is total magnetic field, total magnetic field is sum of the external field produced by this solenoid and the magnetic field produced inside that produced by the जो कोर में हमने वो मटेरियल भर दिया है। तो ये जो पहले इसके लिखने से ये किस वजह से आता है, इसको इंटरनल फैक्टर, ये इंटरनल फैक्टर यानी अपना जाती उस मटेरियल का अपना जो जाती है मैग्नेटिज्म उसकी वजह से वो दिखा था इंटरनल फैक्टर। ये क्या है एक्सटर्नल, जो हमने सॉलिनॉइड बाहर से लगाया एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिज्म जो आता है इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर प्लस द इंटरनल फैक्टर, ओके। तो इसको अब हम यहाँ ये मिटा देता हूँ, तो इसको मैं और लिखूंगा बी, ये बी इज इक्वल टू एक और इक्वेशन इसमें लिखेंगे, हमको पता है B0 जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड μ0 Ni प्लस BM किसके बराबर है म्यू नॉट NIM, और B इज इक्वल टू μ0n, इसको कॉमन निकालेंगे I प्लस IM, ये एक और इक्वेशन है, ठीक। इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट we will define another term, okay. That is magnetic intensity, vector. Now next जो हमारा है magnetic intensity vector H, the ability of magnetizing field B0, जो हमने जो मैग्नेटाइज करता जो सॉलिनॉइड का लगाया था हमने वो आपको पता है, टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड एज H, ठीक। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू number of turns per unit length into current I flowing in the solenoid. Now ये जो करंट है भाई क्यों H इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटाइजेशन होगी कि नहीं, बात समझ, क्यों, जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ये मैग्नेटाइज होगा। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो किससे प्रोड्यूस होता है, जो सॉलिनॉइड में करंट है I, अब सॉलिनॉइड में करंट I है तो सारी की सारी तो वो डाइपोल्स को अलाइन नहीं कर पाती है, ठीक। तो जितनी भी उसमें एबिलिटी है तो मैग्नेटाइज करने की उसको हम वेक्टर S से या जो न्यूमेरिकली N इंटू I लिखते हैं। तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा H होगा। असल में H और करंट लगभग सेम है, अगर हम इसको 1 कर दें तो ये H इज इक्वल टू I करंट ही है, बात समझ में आई। तो ये किसकी वजह से है, ये कारण क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। सो H इज इक्वल टू दिस, नाउ दिस कैन बी ऑल्सो वी नो दैट B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये तो पता है सॉलिनॉइड का फील्ड, सो H विल बी, सो B नॉट विल बी इक्वल टू म्यू NH, अगर वेक्टर लिखेंगे तो ऐसे म्यू H, ठीक है ना, NI कोई बदले में ये लिखेंगे। तो फिर से बता रहा हूं जो करंट I है उसकी एबिलिटी मैग्नेटाइज करने के लिए कितनी सरफेस करंट पैदा होगी इस वजह से, ठीक है ना। तो वो एबिलिटी जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना H ज्यादा होगा, ठीक है ना, दैट इज द एबिलिटी, उसकी एबिलिटी उतनी ज्यादा बनेगी जो मटेरियल उसमें उसको मैग्नेटाइज करने के लिए उसके जो डाइपोल्स हैं उनको अलाइन करने में इन वन डायरेक्शन और इन अदर डायरेक्शन, करेक्ट, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 5 लिखो, 5 लिखा तो चलो ये 6 है, ये 7 है, इसके यूनिट्स, ये इसका एम्फियर, ये हो गया
टर्न पर टर्न, ठीक है ना। तो यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्फियर, इसका होगा पर मीटर। डायमेंशंस क्या होगी, एल, वही। तो एम और एच के सेम डायमेंशंस और यूनिट है, ठीक है ना। नाउ यहां पर हमने दिया था टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B0 प्लस M, ठीक। तो इसको हम और भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम अब B0 किसके बराबर लिखा, B0 इसके बराबर आ गया, और BM किसके बराबर है, इसके बराबर। तो सबस्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन गिवन एरिया, ठीक है ना। सो B इज इक्वल टू, इसका यूनिट आपको टेस्ला पता है, इट इज ऑलरेडी नोन टू यू। नाउ B0 इज इक्वल टू म्यू H, this is due to the external cause plus mu m, this is due to the internal cause because of the properties of the material, ठीक है ना। तो ये हो गया, और B इज इक्वल टू म्यू, जीरो कॉमन निकालेंगे, H प्लस M, ठीक है। ये एक और इक्वेशन बन गई। यहाँ पर, यहाँ से हम ये इक्वेशन 7 भी लिखो, 8 भी लिखो। यहाँ पर एक डेफिनेशन, यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे B0 बाई दिस इज इक्वल टू H, बी वेक्टर बाई, यहाँ ऐसे लिखो। सो रेशो ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज द H वेक्टर, ठीक है ना। यानी H वेक्टर जो फील्ड होता है, जो ये सॉलिनॉइड प्रोड्यूस करती है, जो मैंने दिखाया, उसको डिक्रीज करता है, ठीक, वो H के बराबर। यानी कितना डिक्रीज करेगा इसको ये परमिएबल फ्री स्पेस, वो H है, ठीक है ना। ये भी एक हो गया। अभी हम और भी करेंगे। नाउ वी हैव अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ देखो H और M के सेम यूनिट से तभी ये ऐड हो रहे हैं। इसके 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 और इसके देखो ये ऐड हो रहे हैं, तभी सभी यूनिट सेम है, बिकॉज ऑफ द होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो आपने 11th में पढ़ा है। इसके तो डिफरेंट। नेक्स्ट ससेप्टिबिलिटी, दिस इज नोट बाय काई और साई, काई बोलते हैं इसको या साई बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड आप लिखना मुझे ऐसे आता है। इट इज द मेजर ऑफ हाउ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड। जब हम मैग्नेटिक मटेरियल लगाते हैं, जहां सॉलिनॉइड की बात करें, तो अगर जब उसमें हम लगाते हैं, वो कैसा रेस्पॉन्ड करेगा, क्या वो उसके डायपोल्स बहुत ज़्यादा टर्न होंगे एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में, या कम होंगे, कम मैग्नेटाइज होगा, ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइजेशन जो M है कितनी होगी, वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल जो हम फील्ड लगाते हैं, ठीक है ना, बात समझ। तो एक्सटर्नल वेक्टर कौन सा है जो इसके रिलेटेड है, दैट इज H। क्यों, मैग्नेटाइजेशन देखो, मेजर ऑफ हाउ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्ड्स, इट रेस्पॉन्ड्स टू द, जो B0 है उसमें से कौन सा पार्ट, जो H वाला पार्ट है, उसको रेस्पॉन्ड करती है, तो मैग्नेटाइजेशन आती है। और M इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट H, सो इट इज द कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, ठीक, एंड दिस इज ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू M बाई H। मैंने अभी बात की थी यहाँ पर M और H के सेम यूनिट्स है, सो इसके नो डायमेंशन, नो यूनिट्स, ठीक है ना। तो यू कैन डिफाइन इट ऑल्सो, रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब है क्या असल में ससेप्टिबिलिटी, देखिए ससेप्टिबिलिटी आजकल जो, जब कोविड की ये बीमारी आई, तो पहले पहले कहा गया था कि भाई छोटे बच्चों को घर में रहने दो, और जो 60 साल से ऊपर है उनको भी घर में दो। क्यों, क्योंकि वो इस वायरस या डिजीज की ससेप्टिबिलिटी उनमें ज़्यादा, यानी ज़्यादा उनमें सरायत कर जाएगी, ठीक। इसी तरह से ससेप्टिबिलिटी का मतलब कहीं जो मटेरियल ज़्यादा जो मैग्नेटाइज होगा, यानी उसमें ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी डिजीज, मैग्नेट की डिजीज ज़्यादा लगेगी। तो यही ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, कितना मैग्नेटाइज होगा, हाउ, मेजर ऑफ हाउ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्ड, कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा। जिस तरह बच्चे को ज़्यादा लगने के चांसेस है कोविड के, जो यंग है उनको कम लगने के, वही ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये हो गया। नाउ फर्दर वी कैन, यहाँ से हम और भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक। देखो नाउ वी विल डिराइव दिस रिलेशन, यहाँ पर इसमें से निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, ठीक है ना। तो H किसके बराबर, अभी हमने निकाला था M किसके बराबर, यहाँ से
m इज इक्वल टू दिस का इंटू h, तो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे। h को कॉमन निकालो, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस काय ससेप्टिबिलिटी। इसको इस साइड में ले जाओ, b बाई h इज इक्वल टू म्यू नॉट h। नाउ द क्वांटिटी b by h is called the absolute permeability of the medium। ठीक है, absolute permeability of the medium यहां पर लिखूंगा मैं। b by h is the absolute permeability of the medium। इसका रेशो निकालो, तो रेशो से निकालेंगे। ठीक, इसका वेक्टर छोड़ देंगे, b by h। ठीक है, so b by h, the ratio of this is the absolute permeability of this medium। okay, so we can substitute it here, vector की notation छोड़ के mu is equal to mu naught into 1 plus, ठीक है, this is the relation between permeability and susceptibility। also relative permeability mu r is ratio of absolute permeability, जो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ससेप्टिबिलिटी वहाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी का जो इसी तरह से यहाँ पर भी है एज म्यू आर म्यू नॉट। सो वी विल सबस्टिट्यूट इन दिस, सो व्हाट विल गेट म्यू आर और रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी के कोई यूनिट नहीं होते हैं, जो वैक्यूम के लिए होता है रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है अप्रॉक्सीमेटली, और एयर के लिए होता है, एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1.100004। ठीक, और आयरन के लिए होता है रिलेटिव परमिटिविटी 1000 और ग्रेटर देन 1000, यानी बहुत ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अब इसके यूनिट्स आप निकाल सकते हो, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ दिस। देखिए इसके यूनिट्स, इसके क्या है टेस्ला। ठीक, इसका यूनिट टेस्ला, इसका यूनिट अभी हमने लिखा एम्पियर पर मीटर। सो यूनिट क्या आएगा, टेस्ला माइनस एम्पियर मीटर। ठीक है, डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, इसके डायमेंशंस हैं टेस्ला के जो आपने वो किए थे वो आप निकालो, तो वो ये आप एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, m l t माइनस 2 a माइनस 2, वो इससे पहले मैंने दिखाया था ना टेस्ला के, तो वो ना इसके यूनिट्स, b के क्या यूनिट्स हैं टेस्ला, h के क्या है एम्पियर पर मीटर, तो ये आएगा डायमेंशंस टेस्ला के, और ये एम्पियर मीटर नीचे चला जाएगा ये। ठीक है ना, इसके तो टेस्ला के मैंने पहले आपको दिखाया था कैसे निकालते हैं बी के यूनिट्स। बी के यूनिट्स ऐसे निकाल, आपको पता है जो लॉन्स मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू वी बी, बी क्रॉस बी साइन थीटा ऐसे, तो बी के यूनिट्स कैसे निकालोगे या डायमेंशंस कैसे निकालोगे, एफ के, क्यू के और वी के। तो बी के डायमेंशंस कितने हैं, एफ के m1 l1 t माइनस 2, क्यू का है 80 और वी है वेलोसिटी यहाँ पर l t माइनस 1। तो निकालो, देखिए t, ये t और ये माइनस टी कैंसिल होगा, l और l कैंसिल होगा, ये क्या बने कि इसके m1 l कुछ नहीं t माइनस 2 a माइनस 1, ये इसके डायमेंशन b के। तो फिर इसमें सबस्टिट्यूट करो, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, नाउ b बाई h म्यू के बराबर इसके यूनिट्स और डायमेंशंस। नाउ इसका b का यूनिट आपको पता है, ये टेस्ला है, इसके क्या है ni, दैट इज एम्पियर पर मीटर। सो इट विल बी टेस्ला एम्पियर माइनस मीटर। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं। अच्छा, अब इसके डायमेंशंस, नाउ डायमेंशंस ऑफ बी एंड डायमेंशंस ऑफ एच, ये डायमेंशंस ऑफ म्यू, ये इंपॉर्टेंट याद रखो। डायमेंशंस ऑफ बी आपको याद अगर नहीं है तो इसमें से लॉन्स मैग्नेटिक फोर्स
वो क्या होता है, क्यू वी बी साइन ऑफ वी क्रॉस बी हम लिखेंगे वी बी, ठीक है ना। तो डायमेंशंस ऑफ बी क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ चार्ज एंड डायमेंशंस ऑफ वी द वेलोसिटी। तो वो क्या होगा, एफ के है m1 l1 t-2, क्यू के है करंट इनटू टाइम और वेलोसिटी क्या है l t-1, ठीक है। तो इसको अरेंज करो, ये क्या बनेगा आपका m1 t1 t-1 ये कैंसिल होगा, l1 t-2 a-1, ठीक है। इसके वो h के h आपको पता है h किसके बराबर है, ni। तो इसकी डायमेंशन n के हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंगे, दैट इज l-1 और e। तो यहाँ पर लगा देंगे हम, क्या था m1 l1 t-2 a-1 डिवाइडेड बाय h के डायमेंशन l-1 a, ठीक है। तो ये आएगी परमिएबिलिटी की डायमेंशंस। तो वो किसके बराबर, देखिए m1 ये हो गया l2 -1 ऊपर चलेगा l2 t-2 a t-2 ठीक a-2, ये इसकी डायमेंशन, ठीक है। एक और बात मैं कहना भूल गया था, जो ससेप्टिबिलिटी का है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। तो इसकी बेसिस पे हम चीजों को पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फॉर डायमैग्नेटिक materials, this is for a negative and small. For paramagnetic substances and materials, susceptibility is small but positive, small but positive. उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक्स, जैसे आयरन वायरन है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या है, उनमें होता है एक्स, ये है लार्ज एंड पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आगे जाके हम इनको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।